Good morning, student. Today's lecture related to late antiquity और ये जो है हमारा जो चैप्टर एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स का ही एक पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि जब कोई भी एम्पायर जो अपनी लास्ट स्टेज पे आ जाता है, जहां पर वो खत्म होने की कगार पर आ जाता है, तो उस समय वहां के कौन से रूलर थे, वहां का कल्चर कैसा था, रिलीजियस जो चेंजेस हुए हैं वो कैसे थे, इकोनॉमिक चेंजेस वहां पे क्या 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 हुए थे, किस किस फील्ड में हुए थे, वो सब जो है हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो लेट एंटिक्विटी हमारा जो है वो क्या, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, सेम कि यहाँ पे जो लास्ट स्टेज जो है इस एम्पायर की वो कैसी थी। अब लेट एंटिक्विटी के अंदर हम जो सेंचुरी जो डिस्क्राइब करेंगे वो है 4th to 7th सेंचुरी। अब रोमन जो वर्ल्ड है वो अपना जो फाइनल जो स्टेज उसकी आ चुकी है कि कोई भी एम्पायर को लीजिए कि पहले वो जो है उसका बर्थ होता है, फिर वो जो है अपने एक पीक पे पहुंच जाता है और धीरे धीरे होके फिर वो डिक्लाइन हो जाना शुरू हो जाता है। तो हमारा जो 4th to 7th सेंचुरी की स्टडी रहेगी यहाँ इस टॉपिक में। और जहां पर ये जो एम्पायर है वो ब्रेकअप हो जाता है। 4th सेंचुरी हमें कई कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस के साथ देखने को मिलती है। अब लेट एंटिक्विटी जो टॉपिक है उसका जो हमने छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है, जिसमें हमने द एम्परर डायक्लिशियन, इन्वेंशन ऑफ द एम्पर कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, चेंजेस इन द रिलीजन। ओके, इन सब पार्ट्स में हमने जो है अपना ये टॉपिक डिवाइड कर दिया है ताकि उसे इजीली अंडरस्टैंड हो सके और जो भी क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं उसे हम इजी से अटेम्प्ट कर सके। तो देखिए, हमने ये सारे स्टडी कर चुके हैं कि जो एम्परर जो डायक्लिशियन था वहां पे उसने उस समय जो बाउंड्रीज काफी इंक्रीज हो चुकी थी उस एम्पायर की, तो उसने बाउंड्री को जो उसे अननेसेसरी पार्ट लग रहा था, जो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था, जो सिर्फ नाम मात्र के लिए ही इस एम्पायर से जुड़े हुए थे, उनको उसने हटा दिया और अपना जो एम्पायर है उसके चारों तरफ उसने बाउंड्रीज बनानी शुरू कर दी और जितने भी उसमें छोटे छोटे पार्ट्स जो उसके प्रोविंशियल हुआ करते थे, एरियाज जो थे, उनको उसने रीऑर्गेनाइज की, मतलब उनकी बाउंड्री को दोबारा से उसने सेट किया। मिलिट्री कमांडर्स जो है काफी पावरफुल हो गए थे उसके समय में और वो मिलिट्री की जो है वैल्यू भी समझता था, इंपॉर्टेंस समझता था उसको, और उसने सिविलियन इट मीन्स मिलिट्री और नॉन मिलिट्री जो है सेपरेशन उसने किया है, उनके वर्क को सेपरेट किया है उसने। ओके, और इनोवेशंस ऑफ द एम्परर कॉन्स्टेंटाइन जो फर्स्ट था उसने मॉनेटरी सिस्टम जो है उसमें चेंज किया था कि पहले क्या था कि सिल्वर के कॉइन चलाए गए थे, लेकिन जो स्पेन की जो माइन है, सिल्वर माइन थी, उसमें जो शॉर्टेज हो गया सिल्वर का, तब उसने गोल्ड के कॉइन चलाए जिसे सोलिडस बोला जाता था। और ये जो गोल्ड का कॉइन था ये 4.5 ग्राम ऑफ गोल्ड हुआ करता था। साथ ही उसने उसका जो सेकंड जो बहुत एक बड़ा चेंज किया था उसने, वो था कैपिटल। उसने क्रिएशन ऑफ अ सेकंड कैपिटल उसके द्वारा की गई थी और कैपिटल उसने क्रिएट की है, तो ऐसे कंडीशन में न्यू कैपिटल के चलते उन्हें एक न्यू सीनेट्स की जरूरत होती है और बहुत सारे जो है ग्रोइंग क्लासेस की उसे रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और ये जो कैपिटल थी वो 3 साइड से वाटर से सराउंडेड हुआ करती थी। ओके, अब हमने
जो है इकोनॉमिक ग्रोथ में बताया कि वहां पे जो मॉनेटरी स्टेबिलिटी देखने को मिली है, इट मीन्स जो करेंसी में चेंजेस किया गया था वो काफी लंबे समय तक चला है। और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन उसकी कंटिन्यू इंक्रीज होती जा रही थी। इन्वेस्टमेंट इन अ रूरल एस्टेब्लिशमेंट, इट मीन्स रूरल एरिया में भी लोग जो है वो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी देखने को मिलता था। इट मीन्स जो ट्रेड है वो कोई लिमिटेड एरिया में नहीं होता था, दूर दूर तक जो है वहां ट्रेड हुआ करता था। और अर्बन एरियाज जो थे वो प्रॉस्पेरिटी के साथ थे, क्योंकि ये सारी चीजें वहां पे हैं। तो ऐसे कंडीशन में वो जो अर्बन एरिया था, जो प्रॉस्पेरिटी, इट मीन्स लोग जो है वहां शान शौकत का जीवन बिताते थे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है चेंजेस इन द रिलीजन। तो पहले ही हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन किया है कि जो एम्परर कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट ने जो चेंज सबसे इम्पोर्टेंट किया था वो ये था कि उसने क्रिश्चियन जो रिलीजन था उसे ऑफिशियल रिलीजन जो है उसने डिक्लेयर कर दिया। इट मीन्स उसके द्वारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज जो रिलीजन की फील्ड में किया गया था, तो उसने ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर किया था और वो था क्रिश्चियन रिलीजन। और दूसरा जो चेंज था द राइज ऑफ इस्लाम, जो कि 7th सेंचुरी के अंदर हुआ था। अब देखिए ये तो चेंजेस उसके द्वारा किया गया था, लेकिन यहाँ पे जो रिलीजन के अंदर हमें पॉलिथिस्ट देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, ये पॉलिथिस्ट होता क्या है, देखिए कि वहां पे कोई एक देवी देवताओं को नहीं माना जाता था। चाहे से आप इटली के पार्ट की बात कर लीजिए या फिर आप रोमन एम्पायर की बात कर लीजिए, इटली वाला एरिया ले लीजिए, वहां पर ऐसा नहीं था कि लोग जो है एक सिंगल देवी देवताओं को मानते थे। मतलब कहने का ये है कि वो लोग अलग अलग जो है देवी देवताओं की पूजा पाठ किया करते थे, अलग अलग देवी देवताओं को मानते थे, अलग अलग जो है थॉट जो है उनके साथ वो लोग रहते थे। तो उसमें जो है हमारे बोथ रोमन और इटालियन गॉड्स थे। तो 1 मार्क रिगार्डिंग यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है रोमन और इटालियन गॉड्स के बारे में। तो लाइक जुपिटर, जूनो, मिनर्वा एंड मार्स जो है ये एग्जाम्पल है गॉड्स के, और इनकी वर्शिप की जाती थी। और पूरे एम्पायर के अंदर थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल जो है वो थ्रू आउट द एम्पायर देखने को मिलता था। अब ये पॉलिथिस्ट जो है कोई कॉमन नेम इनका नहीं होता था, जैसे जुपिटर को मानने वाले लोगों को क्या बोला जाए, जूनो को पूजने वाले लोगों को क्या बोला जाए, इनका कोई पर्टिकुलर कोई नेम नहीं होता था कि जिससे इनको डिस्क्राइब किया जा सके। और एक बहुत जो दूसरा जो रिलीजियस ट्रेडिशन था इस एम्पायर का वो था जुडाइज्म। अब इसमें क्या होता था कि ये भी कोई इक्वलिटी या कोई सिंगल गॉड यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पर भी बहुत सारी जो है डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इस कम्युनिटी के अंदर। लेकिन इस धर्म ये जो रिलीजन वहां पे चल रहा था, तो इस रिलीजन को क्रिश्चियन रिलीजन कैसे दबा पाया, कैसे? तो यहाँ पे ये जो अलग अलग देवी देवताओं को मानने वाले जो लोग थे, इट मीन्स पॉलिथिज्म जो था वो डिड नॉट डिसअपियर ओवर नाइट। ऐसा नहीं है कि आज ये रिलीजन जो है दूसरे दिन उठते हैं तो ये रिलीजन खत्म ही हो जाता है, नहीं, ये एक प्रोसेस के थ्रू हुआ है। तो कैसे हुआ है? तो देखिए सबसे पहले जो क्रिश्चियन रिलीजन के जो फॉलोवर्स थे, जो बिशप्स वगैरह, जो क्रिश्चियन बिशप्स वगैरह हो जाते थे, वो क्या थे कि आर्ग्यूमेंट करते थे इन लोगों के साथ, आर्ग्यूमेंट चलता था। और साथ ही वो विरोध भी करते थे कि देवी देवताओं की पूजा पाठ करना या फिर इतने सारे जो है देवी देवताओं को मानना, उनका वो विरोध किया जाता था। तो जो
पॉलिथिज्म जो है वो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट वो डिसअपेयर हो गया, कि रात भर में वो गायब हो गया, बहुत जल्दी वो अपनी जो है जड़ों को छोड़ देता है। तो देखिए इसके पीछे क्या था कि क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो क्यों पावरफुल हो गया वहां पर, और ये धीरे धीरे जो है पॉलिथिस्ट ले लीजिए, जुडिज्म ले लीजिए, ये धीरे धीरे करके गायब हो गया। तो इसके लिए एफर्ट्स लगाए गए। जो क्रिश्चियन फॉलोवर्स हैं, जो क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाले थे, जो विशव वगैरह होते थे, वो क्या थे कि आर्ग्यूमेंट करते थे इन लोगों के साथ और इनका विरोध करते थे। जो भी ये बिलीव्स था, इनका जो प्रैक्टिसेस ये लोग करते थे, उनका विरोध किया जाता था। और साथ ही इन लोगों के जो क्रिश्चियन रिलीजन के फॉलोअर्स हुआ करते थे, उनको जो रूल एंड रेगुलेशन है वो कड़ाई से जो है वो पालन किया जाता था उनका। मतलब जो इनके रूल एंड रेगुलेशन थे वो इनके लिए बना हुआ था कि आपने अगर क्रिश्चियन रिलीजन को एक्सेप्ट किया है तो आप दूसरे को नहीं कर सकते। ओके, तो ये सब हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे पॉलिथिस्ट जो हुआ करते थे, जो लोग थे, वो क्या है, उनकी कोई ऐसी कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती। जुपिटर को मानने वाले जुनो को भी मान सकते थे। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्रिश्चियन रिलीजन था वो पावरफुल इसलिए हुआ क्योंकि लोगों ने उसके लिए एफर्ट्स लगाया था। 4th एंड 5th सेंचुरी की बात करें तो ये जो पूरी तरह से क्रिश्चियनाइजेशन का टाइम पीरियड कहा जाता है, जिसमें जो है क्रिश्चियन रिलीजन जो है वहां पर अपना जो है सेटअप हो चुका है, अपनी जड़ें जमा चुका है। अब हम डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसके थ्रू आपको ये समझा दूं। देखिए ये जो है हमारा रोमन एम्पायर है और ये मेडिटेरियन सी है। अगर इसकी ईस्ट पार्ट की बात करते हैं तो वो प्रॉस्पेरिटी वाला एरिया है, बहुत शान शौकत से लोग वहां पे रहते हैं। पॉपुलेशन जो है कंटिन्यू वहां पे इंक्रीज होती जा रही है। 6th सेंचुरी तक जो वहां प्लेग फैला हुआ था उसका वहां पे असर देखने को नहीं मिल रहा। इस प्लेग का जो इफेक्ट है वो मेडिटेरियन सी के चारों तरफ देखने को मिलता है, लेकिन ईस्ट पार्ट में इसका असर हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हम वेस्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो जो वेस्ट पार्ट है ये, यहाँ पे क्या है कि वो जो एम्पायर है वेस्ट डायरेक्शन का, वो पॉलिटिकली जो है फ्रेगमेंटेड, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। और नॉर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं तो जर्मन ग्रुप्स, जिसमें गॉस, वेंडाल्स एंड लोम्बार्ड्स जो है, उनके द्वारा जो नॉर्थ पार्ट है उस पर कंट्रोल किया जा चुका है और वो अपनी अपनी जो है किंगडम वहां पे सेटअप कर चुके हैं। ओके, तो ये जो है नॉर्थ पार्ट वो भी क्या है, अंडर कंट्रोल है। वेस्ट पार्ट जो है पूरी तरह से पॉलिटिकली कमजोर हो चुका है। ईस्ट पार्ट जो है वो प्रॉस्पेरिटी के साथ है। अब हम नॉर्थ की बात करें तो इतने जो जर्मन ग्रुप्स हैं, इनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेट थे वो थे विसिगॉथ्स इन स्पेन, फ्रैंक्स इन गॉल एंड लोम्बार्ड्स इन इटली। ये सारे स्टेट वहां पे थे और इन स्टेट का सेटअप होने का मतलब है कि एक नई दुनिया, नए युग की शुरुआत होना। ओके, तो उसे क्या बोला है, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट इज यूजली कॉल्ड द मिडिवेल। इन मध्यकालीन एज की जो है वो शुरुआत यहां से हो जाती है। अब ईस्ट डायरेक्शन की बात करते हैं तो वेयर द एम्पायर रिमेन यूनाइटेड, द रीजन ऑफ जस्टिनियन इज द हार्ड वाटर मार्क ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड इंपीरियल एम्बिशंस। अब ये जो एरिया है जहां का जो रूलर, जस्टिनियन जो रूलर है यहाँ का, वो क्या है कि प्रॉस्पेरिटी है इस एरिया के अंदर, और साथ ही यहाँ पर इंपीरियल एम्बिशन का मतलब होता है कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए तैयार है। ओके, ये पर्सन ऐसा है। तो एक बार हम मैप के थ्रू और इसको समझा देते हैं आपको, सो दैट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ये देखिए आपका एम्पायर है, ये
पूरा रोमन एम्पायर, ये मेडिटेरियन सी है, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये मैप हमने आपको एक्सप्लेन किया था। देखिए यहाँ इसका जो है वेस्ट पार्ट है, जिसमें हमने बोला पॉलिटिकली पूरी तरह से वो कमजोर हो चुका है। ये इसका ईस्ट पार्ट है जो कि पावरफुल है, प्रॉस्पेरिटी के साथ है, पॉपुलेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। 6th सेंचुरी तक जो प्लेग वहां पे फैला हुआ है उसका असर यहाँ पे नहीं है, लेकिन प्लेग का असर जो मेडिटेरियन सी के आसपास है। अब ये वाला जो नॉर्थ पार्ट है इसमें बहुत सारे जर्मन ग्रुप्स हैं जो यहाँ से पूरी तरह से इस एरिया को कंट्रोल कर चुके हैं और अपनी अपनी किंगडम जो है सेटअप कर चुके हैं। इट मीन्स देखिए इसका नॉर्थ पार्ट जो है कमजोर हो चुका है, वेस्ट पार्ट जो है वो कमजोर हो चुका है। अब साउथ के साथ देखिए क्या होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अगर कोई पावरफुल हमें पावर दिखता है तो वो ईस्ट में ही है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो जस्टिनियन जो पर्सन है, जो रूलर है, एम्परर है, रिकैप्चर उसने दोबारा से कोशिश की है कि वो अफ्रीका को उसने रिकैप्चर किया है, जो कि वेंडाल्स के कंट्रोल में थी, उसे वो छुड़ा लेता है। और इटली को भी जो है दोबारा से अपने कंट्रोल में कर लेता है। ओके, तो इटली को कंट्रोल में कर रहा है, तो इटली किसके कंट्रोल में थी, तो ऑस्ट्रोगॉथ्स जो है उनके कंट्रोल में इटली थी, जिसे वो वहां से आजाद कर लेता है। लेकिन ये सब जो है वो उस साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट या डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे रीजन क्या है, क्योंकि लोम्बार्ड्स जो है वो एरिया वो अब लोग उस पे अटैक कर सकते हैं, वो रास्ता उसके लिए खुल चुका है। बाय द अर्ली 7th सेंचुरी द वॉर बिटवीन रोम एंड ईरान हैड स्टार्टेड अगेन। ससेनियंस वहां पे रूल कर रहे थे, जो कि 3rd सेंचुरी में वहां पे सेटअप हुए थे, वो वहां पे अभी रूल कर रहे थे। ओके, और ये सभी जो है वो इजिप्ट के एक बहुत बड़े भाग पर कंट्रोल कर लेते हैं। बाइजेंटियम, अब अगर बात करें तो रोम जो एम्पायर है ज्यादातर या उसको इसी नाम से जाना जाता है। अब बाइजेंटियम ने जो है 620 में इन एरियाज पर अपना कंट्रोल कर लेता है। लेकिन कुछ ये अगर हम बोले कि लास्टिंग रहेगा, नहीं। अगर कुछ ही समय यानी मतलब कुछ ईयर्स की बात करें, अ फ्यू ईयर्स अवे, लिटरली फ्रॉम द फाइनल मेजर ब्लो विच केम दिस टाइम फ्रॉम द साउथ ईस्ट। इट मीन्स अगर हम साउथ और ईस्ट की बात करें तो यहां पर एक बहुत जोरदार जो है धक्का उसे लगता है। अब वो धक्का क्या है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, अगर हमने बोला था कि 7th सेंचुरी तक आते आते जो इस्लाम रिलीजन है वो पावर में आ जाता है, वो फैलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे अरेबिया से शुरुआत होती है इस्लाम रिलीजन की, जिसे क्या बोला गया है, द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन एवर टू अकर इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। इट मीन इस्लाम का जो बिगनिंग होता है, जो अरेबिया से जो बिगनिंग होता है, उसे हम अपने एंशियंट वर्ल्ड में, मतलब इस घटना को बोलिए हम क्या नाम देते हैं उसे, द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रेवोल्यूशन। बाय 642 barely 10 years आफ्टर, मतलब जो इस्लाम धर्म के जो फाउंडर है, जो मोहम्मद पैगंबर जो है, उनकी डेथ को जो है 10 years ही हुए थे, जिसमें आपका ईस्ट रोम और ससेनियंस एम्पायर्स had fallen to the Arabs in a series of stunning, okay, by 642, barely 10 years after the Prophet Muhammad's death. अब लार्ज जो मतलब जो इस्लाम धर्म के फाउंडर थे मोहम्मद पैगंबर, मतलब 10 ईयर ही मुश्किल से पास हुए हैं कि
आपका ईस्टर्न रोमन एंड ससेनियंस एम्पायर जो है वो अरब्स के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है। इट मीन्स अब इस रोमन एम्पायर जिसमें आपका ईस्टर्न रोम और आपका ससेनियंस जो इटली वाला पार्ट था वो उसके ऊपर क्या है, पूरी तरह से कंट्रोल हो जाता है अरब्स का। इस्लामिक 100 इयर्स की बात करें, एक सेंचुरी की बात करें, जो इस्लाम रिलीजन जो है वो स्पेन, सिंध एंड सेंट्रल एशिया तक जो है वो फैल जाता है। ओके, तो अब क्या हुआ कि अरब्स का कंट्रोल हो जाता है और आपके रोमन एम्पायर ले लीजिए और इटली का ससेनियंस ले लीजिए, ये इन दोनों का पावर अब कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इससे आगे की जो स्टडी है हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ इस टॉपिक में जो रिलीजियस चेंजेस के बारे में स्टडी कर लिया, हमने डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर के बारे में स्टडी किया था कि ये जो दो पावर थी, जो इटली है वहां पे इटालियन जो वहां पे रूलर थे, प्लस आपका ईस्ट पार्ट जो देखिए ऑलरेडी तो ये तो कम आपका कमजोर हो चुका है, इसके ऊपर नॉर्थ पे जर्मन ग्रुप्स का कंट्रोल हो चुका है, सिर्फ ये पावरफुल है। और इस रोम के साथ ईरान का जो वार शुरू हो जाता है तो उसका फायदा किसको मिलता है, अरब को मिलता है। तो अरब के जो रूलर्स हैं, ठीक है, वो इस पार्ट पर कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।